हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर 2 विलियन यानी सॉल्यूशन। आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर को 70% क्लियर कर देंगे और जो क्वेश्चन या जो टॉपिक बचेंगे वो अगली वीडियो में आएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे, वो भी न्यूमेरिकल के साथ। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे जो अगला टॉपिक या क्वेश्चन है न्यूमेरिकल भी बताएंगे वो आप तक पहुंच सके और आप देख सकें। और जो न्यूमेरिकल आएंगे वो भी सारे अनसॉल्व के ही हम कराएंगे, जिससे आपका अनसॉल्व में जब हल करेंगे तो आपको वो न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे और हल हुए मिलेंगे, आपको डबल फ़ायदा होगा। इसलिए आप जो है इसको लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, विलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, याद कर लो तुरंत ही। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। 5 बार बोलो जल्दी। दो या दो से अधिक पदार्थों के विलियन को समांगी मिश्रण कहते हैं। फिर दूसरी परिभाषा, मोलरता किसे कहते हैं? विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा हम आपके लिए लाए हैं, याद रखना। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेय का आयतन लीटर में। मोलरता विलयन के 1 किलोग्राम आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन किलोग्राम में। इतना रखना आपको है। मोलरता में 1 किलोग्राम आयतन होता है और मोलरता में 1 लीटर आयतन होता है। और इसके सूत्र में यही भी होता है, विलयन का आयतन लीटर में होता है मोलरता में, मगर मोलरता में विलयन का आयतन किलोग्राम में होता है। इतना आपको जरूर याद रखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इतना याद रखना सिर्फ। नेक्स्ट डिफिनेशन है नॉर्मलता। नॉर्मलता किसे कहते हैं, या फिर विलयन की नॉर्मलता क्या होती है? ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, मगर क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं सारे क्वेश्चन आते ज़रूर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मलता किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। देखो ये भी उससे मिलती जुलती परिभाषा है, इसमें बस तुल्यांकों की संख्या हो गई तो नॉर्मलता। इसलिए आप परिभाषा याद रखना, एक परिभाषा याद करेंगे जल्दी सही परिभाषा याद हो जाएंगी। ऐसे ही फॉर्मलता किसे कहते हैं? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। फिर से पढ़िए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। मैं भी सारी परिभाषा आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद सभी जैसे मोलरता पे क्वेश्चन, नॉर्मलता पे क्वेश्चन, फॉर्मलता पे क्वेश्चन, सब पे न्यूमेरिकल में लगवाऊंगा इस अगले वाले पार्ट में, इसलिए सब्सक्राइब कर देना। समपराश्री विलयन, वे विलयन जिनके पराशर दाब समान होते हैं समपराश्री विलयन कहलाते हैं। अतिपराश्री विलयन, वे विलयन होते हैं जिस विलयन का पराशर दाब अधिक होता है उसे अतिपराश्री विलयन कहते हैं। देखो एक जैसी परिभाषा है, सिर्फ इसमें समान होता है, इसमें अधिक होता है। ऐसे ये है अल्पपराश्री विलयन, जिस विलयन का पराशर दाब अधिक नहीं होता उसे अल्पपराश्री विलयन कहते हैं। या फिर जिस विलयन का पराशर दाब कम होता है उसे अल्पपराश्री विलयन कहते हैं। देखो एक जैसे इसमें समान होता है तो समपराश्री समान, तो इसमें पराशर दाब समान होता है। अतिपराश्री मतलब अति कर दी जाए, मतलब ज़्यादा, अधिक, अति माने अधिक, तो इसमें पराशर दाब अधिक होता है। जैसे इसमें अल्प है, अल्प मीन्स कम, तो इसमें कम होता है। देखो आपको परिभाषा से ही मालूम, हेडिंग से ही मालूम पड़ जाएगा कि इसमें क्या है, तो ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ये अक्सर आ जाता है। तो विलयन 2 प्रकार के होते हैं। इतना रखना, विलयन 2 प्रकार के होते हैं, वो सांद्रता के आधार पे होते हैं। तो नंबर 1 सांद्र विलयन, नंबर 2 तन विलयन। तो सांद्र विलयन
जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक हो शांत विलयन कहलाता है, और जिस विलयन में विलय की मात्रा कम हो तन विलयन कहलाता है। देखो एक इस परिभाषा ऐसा दी है, इसमें अधिक होती है, इसमें कम होती है। तो या फिर से पढ़ो इसको, जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक हो शांत विलयन कहलाते हैं, जिस विलयन में विलय की मात्रा कम हो तल विलयन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, आदर्श विलयन वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन वे विलयन वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते आदर्श विलयन नहीं कहलाते, यानी अनादर्श विलयन कहलाते हैं। देखो एक जैसी परिभाषा है, वे सभी या फिर वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। देखो मिलती जुलती परिभाषाएं हैं, आप इससे जान जाइए। आदर्श अनादर्श, अच्छा आदर्श बालक और अनादर्श बालक क्या होता है वो तो आपको पता हो गया, मैं फालतू बातें नहीं करें। चलो आगे अगला टॉपिक, परासरण ताप, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर वही 5 बार पढ़ना है। वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है परासरण दाब कहलाता है। फिर से, वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है परासरण दाब कहलाता है। अगला, परासरण विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? वैसे आते नहीं, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो किसी विलय पदार्थ की वह मात्रा जो असंतृप्त विलयन से अधिक हो, या वह विलयन जिसमें किसी विलय पदार्थ की मात्रा घुलना बंद हो जाए, वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे पानी में आटा डालिए, पानी आप 50 ग्राम लीजिए, उसमें 1 किलो आटा डालिए, तो आप आटा गूँथेगा? आटा नहीं गूँथेगा, वो सूखा ही रह जाएगा। अगर उसमें थोड़ा और पानी डालेंगे तो घुलेगा। तो इसमें देखिए पानी की कमी हो रही है और आटा ज़्यादा जा रहा है, तो ये क्या होगा? संतृप्त विलयन होगा। आटा घुलना बंद हो जा रहा है, मतलब आटा गुथ नहीं रहा है। तो अगला टॉपिक है असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें संतृप्त विलयन से विलय की मात्रा कम हो असंतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें संतृप्त विलयन से विलय की मात्रा कम हो असंतृप्त विलयन कहलाता है। ये इस पे आधारित है। अगला टॉपिक है अतिसंतृप्त विलयन। तो अतिसंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक हो अतिसंतृप्त विलयन कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन फिर, हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं? ये बहुत यूज होता है। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी आती है या उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसका सूत्र m बराबर 1000 kf, मतलब 1000 इंटू kf इंटू W अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। ये स्मॉल w होगा, ये कैपिटल W होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन बोल दिया, तो होता ही नहीं। तो इसमें जो स्मॉल m है वो होगा अणुभार, और 1000 तो 1000 ही रहेगा, इंटू में kf है तो kf होगा मोलों की संख्या, मोलल अवनमन हिमांक। ये हम अभी आपको आगे बताएंगे अगले टॉपिक में। और जो इंटू में स्मॉल w है, स्मॉल w होता है विलयन का भार, और नीचे जो डेल्टा TF है
TF होता है हिमांक का अवनमन इंटू कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। देखो अभी कहा था। तो अगला टॉपिक है मोलल अवनमन हिमांक। विलयन का मोलल अवनमन हिमांक क्या होता है? तो किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का मोलल या मोलल अवनमन हिमांक कहलाता है। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो 1 किलोग्राम विलायक के किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे KB से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, विलेयता क्या होती है? तो ये भी क्वेश्चन आता है बहुत। विलेयता होती क्या है? विलेयता क्या होती है? तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यकता होती है या आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो जैसे हम कुछ भी मान सकते हैं। अरे जैसे 100 ग्राम जल में 100 ग्राम आटा, 100 ग्राम में 200 ग्राम मान लो, 200 ग्राम आटा, तो वह उस पदार्थ की विलेयता कहलाएगी क्योंकि वो आराम से मिल जाएगा, वो संतृप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम ये भी बहुत हेनरी का नियम आता है बहुत ज़्यादा। तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर श्यामावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर श्यामावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब की समानुपाती होती है। तो P समानुपाती X, तो P बराबर KH इंटू एक्स। यहाँ पे अच्छा बताइए KH कहाँ से आ गया? तो जब समानुपाती हटता है तो एक नियतांक आता है, तो KH एक नियतांक है, तो P बराबर KH इंटू एक्स। राउल्ट का नियम निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्प से अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती होता है। तो PA बराबर P नॉट A इंटू XA, PB बराबर P नॉट B इंटू XB। तो विलयन का कुल वाष्प दाब, तो P बराबर PA प्लस PB, तो P बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ये इनके बीच में जो ये नहीं होता है, ये इंटू होता है, मतलब गुणे का निशान होता है इनके बीच में। तो अगला क्वेश्चन क्वथनांक का उन्नयन। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब अपने चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब या फिर वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो इसका सूत्र है M बराबर 1000 KB इंटू W डेल्टा TB इंटू W। इसको हम लोग KB से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसमें आपको पहले बताया था मैंने, M बराबर होता है अणुभार, 1000 तो 1000 ही है, तो KB होगा विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक या हिमांक, नहीं क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक, हाँ मोलल क्वथनांक का स्थिरांक। और स्मॉल W होगा विलयन का भार, कैपिटल W होगा विलायक का भार।